Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So this is Prelims Booster Part 3, that is we'll study the important terms relevant to UPSC जो कि न्यूज़ में रहे हैं और UPSC में आप पूछे जा सकते हैं, फॉलोड बाय द MCQs। और हाँ, अभी वीडियोस में हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं कि कौन सी न्यूज़, कौन सा या फिर इम्पॉर्टेंट टर्म, न्यूज़ आइटम किस टाइम पे बताया जा रहा है। तो यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन एंड इफ़ यू वांट यू कैन डायरेक्टली स्किप टू दैट पार्ट। और MCQs की बात कर रहे थे, तो MCQs लास्ट में पूछे जाएंगे फॉलोड बाय दी आंसर्स। तो आप अपने पास लिखते रहिएगा आंसर्स और लास्ट में क्रॉस चेक कर सकते हैं। एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एट दी एंड कि आपके कितने आंसर सही थे। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड इससे ज़्यादा तो खैर हमको और बोलना भी आता नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं क्रिस्पर से। पहली न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसको 10 साल हो गए हैं बने हुए, और ये जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर, और इट हैज़ बिगन टू डिलीवर ऑन द नियर अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल जो है बहुत वास्ट है, जिसके ऊपर अब ये डिलीवर करने लगा है। और साइंटिस्ट का मानना ये है कि इससे ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। ओके और ये जो टेक्नोलॉजी है इसका बहुत सिंपल लेकिन बहुत एफिशिएंट वे है एडिट करने का। किस चीज़ को एडिट किया जाता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक कोड्स होते हैं उसको इसमें एडिट किया जाता है, और जिससे है ना कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो इसका यूज़ कहाँ पे हो सकता है, डिजीजेस क्योर करने में एंड प्रिवेंटिंग फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ या फिर कॉस्मेटिक एनहांसमेंट्स प्रोड्यूस करने में भी किया जा सकता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, अब आगे आपको बताएंगे वैसे कि ये 2 तरीके के होते हैं, और अभी जो एडिटिंग वगैरह की जा रही है वो थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस है। तो ये जो थेराप्यूटिक इंटरवेंशन है ये इसी से डील करते हैं कि डिजीजेस वगैरह क्योर करना या फिर डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करना। ओके, और अभी पिछले 3 साल में खासकर ऐसे इंटरवेंशंस किए गए क्रिस्पर का यूज़ करके फॉर डिजीजेस लाइक थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, और ये अब क्लिनिकल ट्रायल्स भी इनके ऊपर चल रहे हैं। और पिछले साल इंडियन गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर दिया था 5 साल का प्रोजेक्ट कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए टू क्योर सिकल सेल अनीमिया, जो कि खासकर हमारी कंट्री के ट्राइबल पॉपुलेशंस को बहुत इफेक्ट करती है। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, सिकल सेल अनीमिया यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन में इंडिया में काफ़ी पाई जाती है। अब जो इसके डेवलपर्स हैं वो हैं जेनिफर डोडना एंड इमैनुअल शार्पेंटियर। तो इनको 2020 में नोबेल प्राइज मिल चुका है केमिस्ट्री के लिए। और जैसे ही मतलब इनका ब्रेक थ्रू था, तो ये समझिए कि इट वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट रिकग्निशन, मतलब इतनी जल्दी किसी को मिलता नहीं है, तो नोबेल कमिटी ने जल्दी रिकग्नाइज कर लिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्रिस्पर के बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इट स्टैंड्स फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। और ये किसके रेफरेंस में है, डीएनए के जो क्लस्टर्ड और रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और इनका नेचुरल मैकेनिज्म ही होता है कि कुछ वायरल डिजीजेस से फाइट करना, एंड दिस थिंग इज रेप्लिकेटेड इन दिस जीन एडिटिंग टूल। तो इसी चीज को रेप्लिकेट किया गया है क्रिस्पर ने, ठीक है। तो डीएनए के जो क्लस्टर्ड और रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं उस चीज को यहाँ पे रेप्लिकेट किया है। और एडिटिंग या मॉडिफिकेशन जो किया जाता है जैसे जीन सीक्वेंसेस में किया जाता है, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ इंट्रोड्यूस की जाती हैं, तो ये तो कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, और ये कई टाइम से, कई डेकेड से हो रहा है, खासकर एग्रीकल्चर के फील्ड में, जहाँ पे जीएम क्रॉप्स, आपको पता होगा, जीएम कॉटन, जीएम ब्रिंजल, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट्स जो हैं वो आते हैं, और उसमें हम डिज़ायरेबल ट्रेट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये रेगुलरली डेवलप किया जा रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें एक नए जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर किसी एग्जिस्टिंग जीन को सप्रेस कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। लेकिन क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी अलग है, सिंपल है बट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इसमें कोई नया जीन बाहर से नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके मैकेनिज्म को इन्होंने कंपेयर किया है टू द कट कॉपी पेस्ट या फिर फाइंड रिप्लेस फंक्शनैलिटीज, जो कि कॉमन कंप्यूटर प्रोग्राम्स में भी पाए जाते हैं ना। कट कॉपी पेस्ट और फाइंड रिप्लेस वहीं पर ही होता है, तो उसी से इसको कंपेयर किया जाता है। तो क्या होता है, जो कोई डीएनए का स्ट्रेच होता है उसमें अगर कोई सपोज
कोई बैड स्ट्रेच है, कोई पर्टिकुलर पोर्शन है जो कि सही नहीं है, तो इसको क्या किया जाता है, और इसकी वजह से मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनिज्म में डिसऑर्डर या डिजीज़ है, तो इसको पहले लोकेट किया जाता है, फिर इसको कट करके फिर इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। फाइन, तो करेक्ट सीक्वेंस उसकी जगह लगा दिया जाता है। तो और जो टूल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं वो मैकेनिकल नहीं होते हैं, वो बायोकेमिकल टूल्स होते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस, बायोकेमिकल टूल्स यूज़ होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को रेप्लिकेट करती है। बताया कि ये बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है, तो अपने आप को वायरस से बचाने के लिए जो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, उसी चीज़ को ये टेक्नोलॉजी रेप्लिकेट करती है। तो इसका पहला टास्क क्या है कि पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ जीन्स को आइडेंटिफाई करना जिसकी वजह से प्रॉब्लम या ट्रबल जो है वो हो रहा है। एक बार वो हो जाता है तो एक आरएनए मॉलिक्यूल, ये बताया है कि ये टूल है, तो एक आरएनए मॉलिक्यूल को प्रोग्राम किया जाता है कि इस डीएनए स्ट्रैंड को जाके सर्च करे, उसको लोकेट करे। ठीक है, तो ये फाइंड या सर्च प्रोग्राम जैसा होता है। फिर एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो कि अभी यूज किया जाता है, Cas9। ठीक है, तो इसको जेनेटिक सिजर्स भी कहते हैं। रिमेंबर, Cas9 को जेनेटिक सिजर्स भी कहते हैं। ये क्या करता है, फिर उस डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक करता है एट स्पेसिफिक पॉइंट्स और उस बैड सीक्वेंस को रिमूव कर देता है। अब डीएनए स्ट्रैंड जब टूट जाता है तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो खुद को हील कर लेता है, रीअटैच कर लेता है। तो अगर ये ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म होगा तो उससे क्या होगा कि बैड सीक्वेंस दोबारा से आ सकता है ना। तो ऐसे टाइम पे साइंटिस्ट इंटरवीन करते हैं इस ऑटो रिपेयर प्रोसेस के टाइम पे और करेक्ट सीक्वेंस सप्लाई करते हैं जेनेटिक कोड का, जो कि फिर अटैच हो जाता है टू द ब्रोकन डीएनए स्ट्रैंड। ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये प्रोग्रामेबल होता है और इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। एथिकल डायलेमा इसमें क्या है कि इसका पावर है, अब देखो इससे काफ़ी ड्रामेटिक चेंजेस एक इंडिविजुअल में आ सकते हैं। तो साइंटिस्ट, खासकर जो इसके खुद डेवलपर हैं डोडना, उन्होंने भी यही वार्न किया है कि इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो सकता है। अब 2018 में एक चाइनीज रिसर्चर ने क्या किया था, एक ह्यूमन एम्ब्रियो में जीन्स को ऑल्टर कर दिया था HIV के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये पहला डॉक्यूमेंटेड केस है, वैसे हो सकता है और भी हो रहे हो, एक डिजाइनर बेबी क्रिएट करने का, और इससे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न आ गया था। तो ये एक तरीके का प्रिवेंटिव इंटरवेंशन है। तो प्रिवेंटिव इंटरवेंशन क्या होता है कि हमको कोई स्पेशल ट्रेड्स चाहिए हो, तो अभी फिलहाल साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं। और अब देखो यहाँ पे कंसर्न क्या था कि क्योंकि उसमें एम्ब्रियो में चेंजेस कर दिए थे, तो यानी कि ये जो नए ट्रेड्स होंगे ये आगे की जनरेशन्स में भी जा सकते हैं। तो हालांकि ये टेक्नोलॉजी बहुत एक्यूरेट है, लेकिन इसको 100% प्रिसाइज तो भी नहीं कहा जा सकता और कुछ एरर्स हो सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो एरर है, वो ट्रेड है, वो आगे की जनरेशन्स में भी जाए। और लेकिन हमने अभी कहाँ पे यूज करना है इसको, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन से। ठीक है, तो याद रखना, एक प्रिवेंटिव इंटरवेंशन होते हैं, एक थेराप्यूटिक होते हैं। तो थेराप्यूटिक में जेनेटिक सीक्वेंसेस में चेंज किया जाता है जो कि इंडिविजुअल के अंदर ही रहते हैं और वो ऑफस्प्रिंग में पास नहीं होते हैं। ओके, तो रिमेंबर दिस थिंग, थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस आर नॉट पास्ड ऑन टू दी ऑफस्प्रिंग। फाइन। अब हिंदी, तो हिंदी कोई ऐसा टर्म तो नहीं है जो आपको नहीं पता, बट यहाँ पे हिंदी एज अ लैंग्वेज इंडिया में इसका क्या रेलेवेंस है, क्या हिस्ट्री, कहाँ स्टैंड करता है, इसके ऊपर है। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि सितंबर 14 को मनाया जाता है हिंदी दिवस, और ये 1949 में इसको ये स्टेटस दिया गया था, जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसीजन लिया था कि हिंदी जो रहेगी वो यूनियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, वाइल इंग्लिश वाज टू होल्ड द स्टेटस ऑफ एसोसिएट लैंग्वेज फॉर 15 ईयर्स। ठीक है, तो ये 15 साल के लिए एसोसिएट लैंग्वेज होनी थी। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज़ था जिसको फेमसली कहा जाता है मुंशी अयंगर फॉर्मूला। और जो डिबेट हुई थी उस टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स उस टाइम इससे रिलेटेड हुई थी। तो उस टाइम पे एक ड्राफ्ट था और ड्राफ्ट में ये आर्टिकल 301A था। याद रखना, ये अभी के आर्टिकल में नहीं, अभी का आर्टिकल 301 है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि वो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है। ये ड्राफ्ट उसकी बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे आर्टिकल जो था 301A था। तो उस टाइम पे इस आर्टिकल में वही था कि ये डिबेट जो हुई थी ये बिटवीन मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट वाज रिगार्डिंग द डिफरेंसेस इन रिकॉग्नाइजिंग हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये अब मुंशी अयंगर फॉर्मूला जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स के मुंशी और एन गोपाल स्वामी अयंगर के नाम पे पड़ा है, जिन्होंने हिंदी प्रोटैगनिस्ट की डिमांड भी ली थी और साथ में साउथ इंडिया की जो डेलीगेट्स थे उनकी डिमांड को भी कंसिडर किया था, जो चाहते थे कि इंग्लिश को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए।
तो इसके कुछ की टेकअवेज देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में है लेकिन आप कुछ मेजर पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फाइन। तो ये जो डिबेट है हिंदी के डोमिनेंस के ऊपर, तो ये कोई नई नहीं है और मिड 1800 से ही मतलब काफ़ी कन्फ्लिक्ट थी उसकी उर्दू के साथ में, खासकर जो अभी हिंदी बेल्ट जिसको कहते हैं उसके साथ में। तो अब हिंदी और उर्दू की डिबेट के ऊपर इन्होंने बताया है। सुमित सरकार की किताब हो सकता है आप में से कई लोग ने पढ़ी हो, मॉडर्न इंडिया 1885 टू 1947, दिस इज 1885 ओके टू 1947। और इसमें ये बताया सुमित सरकार ने कि उर्दू जो थी वो मतलब कई टाइम तक लैंग्वेज थी इन बिग पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, और हिंदूज भी उतनी ही बोलते थे जितनी मुस्लिम्स बोलते थे। और इनफैक्ट इन्होंने कहा है कि 1881 से 1890 तक जितनी हिंदी बुक्स प्रोड्यूस हुई थी उस टाइम पे, पब्लिश हुई थी यूनाइटेड प्रोविंसेस में, उसकी डबल जो है उर्दू बुक्स पब्लिश हुई थी। और इनफैक्ट न्यूज़पेपर्स भी जो थे वो 16,000 उर्दू में थे और जबकि केवल 8,000 हिंदी में थे। उसके बाद में चीज़ें बदलने लगी जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और मिड नॉट 1800 इट वॉज इन मिड 1700 दैट EIC स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग इट्स पोजिशन इन इंडिया। और उस टाइम पे वैसे ज़्यादातर पार्ट्स जो थे कंट्री के वो मुगल रूल में थे और पर्शियन ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज थी। लेकिन 1830s आते तक जो है EIC ने क्या किया था, पर्शियन को रिप्लेस कर दिया था विथ इंग्लिश एट दी हायर लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और लोकल वर्नैक्युलर्स को अलाउ किया था कि लोअर लेवल्स पे आप यूज कर सकते हैं। फिर सोशो पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे नॉर्थ इंडिया में इन मिड 19th सेंचुरी एंड दिस वॉज अकम्पनीड बाय अ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम। और इसमें एजुकेशन सिस्टम में बाइफिकेशन हो गया था दो वर्नैक्युलर्स में, यानी हिंदी और उर्दू में। तो हालांकि दोनों लैंग्वेजेस जो थी वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए एक्सक्लूसिव नहीं कही जा सकती थी। और मतलब लेकिन उस टाइम का अगर सर्वे अगर आप देखो तो उसमें देखेंगे कि ब्राह्मण, राजपूत और बनिया कास्ट जो थे उनके मतलब बच्चे ज़्यादातर हिंदी स्कूल्स में जाते थे, जबकि पर्शियन और उर्दू स्कूल्स में ज़्यादातर मुस्लिम्स और कायस्थास जाते थे, ओके। और बात की कम्युनिटीज़ को, लेकिन हाँ ये था कि यानी कि ये जो आपकी पर्शियन और उर्दू स्कूल्स में जाने वाली थी उनको गवर्नमेंट सर्विस में ईजिली एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल जाता था, ओके। और उसके बाद में लेकिन है ना कुछ लोग वही जो प्रोपोनेंट्स थे हिंदी के वो चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी हिंदी को कुछ वो मिले, फ़ायदा मिले। और क्योंकि वो एक तो लैंग्वेज थी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की, और इसको मुगल रूल के टाइम पे सबड्यू कर दिया गया था। तो जैसे भारतेंदु हरीशचंद्र थे जिनको फादर माना जाता है हिंदी लिटरेचर का, और पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्होंने अखिल भारतीय हिंदू परिषद को स्टैब्लिश किया था, तो ये मेन फिगर्स थे जिन्होंने हिंदी को पॉपुलराइज किया था। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे नगरी प्रचारिणी सभा बनारस, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में, और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, तो ये भी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी आ गई थी। फिर 1900 में फाइनली जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और साउथ की गवर्नमेंट थी तो उसने इक्वल स्टेटस दिया था देवनागरी और उर्दू स्क्रिप्ट को। और ये मतलब मुस्लिम्स के लिए उस टाइम पे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट था और इनको ये डर था कि उनकी जो लैंग्वेज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो कई लोग का वैसे ये भी मानना है कि जो हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट है वो मतलब उसकी वजह से पार्टीशन फाइनली हुआ, और ये हिंदू उर्दू की डिबेट की वजह से ही जो है 19th सेंचुरी में ये डिबेट की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। और जो लिंग्विस्टिक डाइकोटमी है इट गेन्ड फर्दर करेंसी when Pakistan opted for Urdu as its official language and India chose Hindi, okay। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस डिबेट क्या है हिंदी के ऊपर। तो हिंदी को अब जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात थी तो दिस वाज रूटेड इन द नेसेसिटी कि मतलब एक यूनिफाइंग फोर्स होना चाहिए कंट्री में, और जहाँ पे ऑलरेडी मतलब इतनी डाइवर्स लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स और डायलेक्ट्स हैं। तो हिंदी वैसे ज़्यादातर पार्ट्स में बोली जाती थी नॉर्थ इंडिया के, इसलिए ये सेफ ऑप्शन लगा था लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स थे वो ऑब्वियस सी बात है इस आइडिया से खुश नहीं थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया
इंडिया में ये स्टेटस ऑफ इंडिया लैंग्वेजेस को लेके काफ़ी डिबेट हुई थी, तो उसमें एक इशू ये भी था कि यूज़ ऑफ द टर्म ऑफ नेशनल लैंग्वेज, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज की जगह पे, और फिर हिंदी वर्सेस लैंग्वेजेस सच एज बंगाली, तेलुगु, संस्कृत या हिंदुस्तानी, स्क्रिप्ट के ऊपर देवनागरी वर्सेस रोमन स्क्रिप्ट, और लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन हायर जुडिशरी एंड पार्लियामेंट एंड इंटरनेशनल न्यूमरल्स वर्सेस दोज इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं, जैसे हिंदी ऑथर थे, ये डिबेट्स हैं, अब आप चाहें तो उस चीज़ को अपने पास लिख सकते हैं कि किसके क्या व्यू थे। तो जैसे हिंदी ऑथर सेठ गोविंद दास थे, वो सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था वन लैंग्वेज एंड वन स्क्रिप्ट का कंसेप्ट होना चाहिए और हिंदी पूरी तरीके से इंग्लिश को फिर रिप्लेस कर दे। और नज़ीरुद्दीन अहमद जो थे वो वेस्ट बंगाल के थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जो इंग्लिश है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कंटिन्यू होना चाहिए सारे पर्पसेस के लिए, जिसके लिए वो अभी तक यूज़ आ रही है, जब तक एक ऑल इंडिया लैंग्वेज इवॉल्व नहीं हो जाती है, जो कि थॉट्स और आइडियाज जिससे एक्सप्रेस किए जा सके ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथ्स एंड ऑल। फिर टी.ए. रामलिंगम चेतियार जो थे वो कोयम्बतूर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जो लैंग्वेज इशू है वो साउथ के लिए लाइफ और डेथ की बात है, और उन्होंने कहा था कि हिंदी उनके लिए उतनी एक फॉरेन लैंग्वेज है जितनी इंग्लिश है। फिर जो पीएम थे उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि इंग्लिश जो है उसने काफ़ी अच्छा किया है नेशन के लिए, लेकिन कोई भी कंट्री जो है वो किसी फॉरेन लैंग्वेज के बेसिस पे सक्सीड नहीं हो सकती है। और उन्होंने फिर गांधी का जो सपोर्ट था हिंदुस्तानी के लिए उसको भी रिकॉल किया था, जहां उनको ये विश्वास था कि हिंदी जो है, हिंदुस्तानी जो है सॉरी, इट रिप्रेजेंटेड द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। और उन्होंने लेकिन इस चीज़ के अगेंस्ट भी क्वेश्चन किया कि अपोजिशन मतलब अगर हिंदी के अगेंस्ट है तो उस ऐसे में इम्पोज नहीं होनी चाहिए। और नेहरू ने कहा था यू जस्ट कैन नॉट फोर्स एनी लैंग्वेज डाउन द पीपल और ग्रुप हु रेजिस्टेड, तो आप उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं। फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था जहाँ पे इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था 15 साल के लिए, और कंप्लीशन ऑफ पीरियड पे हिंदी जो है वो इंग्लिश को रिप्लेस करेगी एज द ओनली लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। और इसके अलावा आर्टिकल 351 जो है इट आस्क्ड फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ, याद रखना आर्टिकल 351 है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन अ वे ताकि वो सारे मैटर्स में इट कुड सर्व एज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके अलावा अब क्या हुआ कि 15 साल का पीरियड जब खत्म हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे कि हिंदी को इम्पोज कर दिया जाएगा नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में, खासकर तमिलनाडु में, जिसकी वजह से फिर राइट्स हुए मद्रास में काफ़ी ज़्यादा 1965 में, मदुरई और मद्रास में। और इसका फिर रिजल्ट ये हुआ कि सेंटर ने ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट को पास किया था। मुझे ईयर आप बताइएगा ये कौन से ईयर में हुआ था, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, और जिसमें ये स्टेट किया गया था कि इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कंटिन्यू करेगी अलॉन्ग विथ हिंदी। उसके बाद में गवर्नमेंट ने वैसे काफ़ी सारे एफर्ट्स किए हैं टू प्रोपगेट हिंदी एज द यूनिफाइंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और जिसमें से एक है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2011 का जो लिंग्विस्टिक सेंसस हुआ था उसमें 121 मदर टंग्स के बारे में पता चला था, जिसमें से 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे 8th शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, जिसमें से 43.6% पॉपुलेशन ने इसको अपना मदर टंग डिक्लेयर किया है। सेकंड हाईएस्ट जो है वो बंगाली है विथ 8%। और अगर ये देखें कि कितने लोग हिंदी जानते हैं तो वो आधे से ज़्यादा कंट्री है, और क्योंकि 11% से ज़्यादा लोगों ने ये भी कहा है कि हिंदी उनकी सेकेंड लैंग्वेज है, यानी अगर फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज को अगर मिला दें तो करीब 55% पॉपुलेशन जो है वो हिंदी जानती है। एंड हिंदी जो है वो काफ़ी प्रीडोमिनेंट मदर टंग भी रही है ओवर द डेकेड्स, राइट। और इंग्लिश जो है अब अलॉन्ग साइड हिंदी ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इंग्लिश जो 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे 8th शेड्यूल में उसमें नहीं आती हैं, और इट इज़ वन ऑफ द 99 नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। तो 99 इसके अलावा नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी हो उसमें आती है, ठीक है ना। और आर्टिकल 343 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 के अकॉर्डिंग, उसमें ये ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर है, और इसमें है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रहेगी, देवनागरी स्क्रिप्ट, और न्यूमरल्स का फॉर्म जो रहेगा टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स रहेगा। फिर इसमें सेकेंड क्लॉज है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द क्लॉज, ये मतलब उस टाइम पे 15 साल के लिए था, ठीक है ना। तो उस टाइम पे फिर ये था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कंटिन्यू की जाएगी फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन। ऑफिशियल पर्पसेस में इंग्लिश ही कंटिन्यू की जाएगी, जो
कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले तक जिन भी कामों के लिए यूज़ की जा रही थी। लेकिन अगर प्रेसिडेंट जो हैं वो उस दौरान कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि बाय ऑर्डर ही में ऑथराइज द यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन एडिशन टू दी इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए अगर वो चाहें तो वो हिंदी लैंग्वेज का भी यूज़ ऑथराइज कर सकते हैं, और जो इंटरनेशनल नंबर्स यूज़ किए जा रहे हैं तो उसके साथ में वो देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स को भी ऐड कर सकते हैं किसी भी यूनियन के ऑफिशियल पर्पस के लिए। थर्ड क्लॉज है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द आर्टिकल, पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो बाय लॉ प्रोवाइड कर सकती है फॉर द यूज़ कि इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू करना है कि नहीं, और देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स को कंटिन्यू करना है, एंड जो भी मतलब अगर उनको पार्लियामेंट को सही लगे तो। ओके, नेक्स्ट इज इथीरियम मर्ज। तो इथीरियम जो है ये वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है। तो इसने एक सॉफ्टवेयर ओवरहॉल यानी अपग्रेडेशन किया है जिसमें क्रिप्टो करेंसी है इथीरियम की, जो यही इथीरियम क्रिप्टो करेंसी है उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाएगा और साथ में कार्बन फुटप्रिंट को कट डाउन कर दिया जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से, लगभग पूरी तरीके से। तो इस रिवैम्प का नाम है द मर्ज, और इसने क्या किया है कि जो अभी तक क्रिप्टो माइनर्स और जाइगेंटिक माइनिंग फार्म्स होते थे उस चीज़ की ज़रूरत को साइड कर दिया है, और हु हैड प्रीवियसली ड्रिवन द ब्लॉकचेन अंडर अ मैकेनिज्म कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क। तो अभी देखो ये टर्म्स है ना एकदम नए नए लगेंगे, बट कुछ चीज़ें आपको एज इट इज़ है ना याद करनी पड़ेगी। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि माइनिंग फार्म्स या क्रिप्टो करेंसी क्या होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसको है ना माइन किया जाता है। माइन कैसे किया जाता है, एक बेसमेंट वगैरह या किसी एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा सा वेयर हाउस होता है जहाँ पे काफ़ी हाई पावर हाई स्पीड के जो है कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एक तो यूज़ करते हैं और रिलीज़ करते हैं, और बहुत काफ़ी फैंस वगैरह उनको कंटिन्यूसली कूलिंग के लिए लगाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल की बात की गई है, और मतलब कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात की गई है, क्योंकि वहाँ पे मतलब प्रॉपर जब माइनिंग होती है तो बहुत हाई पावर के कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। ठीक है, और अब जो है हाँ ये चीज़ अब आप याद रखना है कि पहले ये प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पे था, और ये भी आपको बताएंगे प्रूफ ऑफ वर्क, और इसकी जगह पे अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे आ गया है जिसमें वैलिडेटर्स को रैंडमली असाइन किया जाता है ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करने के लिए, और वो एक स्मॉल अवार्ड भी जीतते हैं। तो ये जो पीओएस मैकेनिज्म है इसमें आने से इसकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो करीब 99.95% तक कम हो जाएगा, ये इथीरियम फाउंडेशन ने कहा है। इथीरियम फाउंडेशन क्या है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिप्टो करेंसी और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करने के लिए बनी है। इथीरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि उसका कोई भी पर्टिकुलर सेंट्रल कोई बैंक या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होता है कि उसके ट्रांजैक्शन को अप्रूव करे उसके नेटवर्क पे। अप्रूवल जो किए जाते हैं, वैसे तो बैंक वगैरह अप्रूव करते हैं ना, इसमें जो अप्रूवल किए जाते हैं वो इसी से जो दो मैकेनिज्म बताए ना, पहले पीओडब्ल्यू था अब पीओएस मैकेनिज्म, इससे किए जाते हैं। तो पहले पीओडब्ल्यू कंसेंसस मैकेनिज्म था जो कि माइनर्स को करना जरूरी होता था। अब क्या होता था इसमें ये बताते हैं। माइनर्स जो रहते थे उनको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व करना होता था, और इसके लिए मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो यही बोल रहे थे क्रिप्टो फार्म्स और ये जो पूरी माइनिंग होती है ना बहुत बड़े लेवल पे होती है, तो इन लोग मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करते थे ऑफ कटिंग एज कंप्यूटर हार्डवेयर, और जो पहले सॉल्व करता था पजल उसको वैलिडेटर की तरह चूज करा जाता था, और वैलिडेटर क्या करेगा, उन ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेगा। तो ये जो मेथड था ये पूरी तरीके से क्रिप्टो फार्म्स पे बेस्ड था। और क्रिप्टो फार्म क्या होते हैं, ये मैसिव वेयर हाउसेज होते हैं लाइंड विथ रोज ऑफ कंप्यूटर, जो कि वहां पे जाके फिर माइनर्स को ऐसे मतलब एक बड़ा सा एक वेयर हाउस बना देंगे, खूब सारे कंप्यूटर्स यहाँ पे रहेंगे, और पूरा टाइम वो बैठ के माइनर्स जो है वो पजल्स को फिर सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक बहुत प्रॉब्लम थी कि ये जो माइनिंग फर्म्स थे ये एनर्जी गजलर्स थे, तो वही बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती थी। और ये क्रिप्टो इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि वो कई बार बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जो कि शायद पूरी कंट्री उससे भी ज़्यादा, मतलब कुछ छोटी कंट्री की बात करें, अब यूएस इंडिया ना समझें तो कई बार मतलब पूरी कंट्री जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है ये इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, और इसलिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब जो ये मर्ज है इससे क्या होगा, मर्ज से ये शिफ्ट करेंगे पीओएस कंसेंसस मैकेनिज्म में। तो अभी भी ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब कंसेप्ट क्या होगा कि अब माइनर्स नहीं आएंगे और माइनिंग फार्म्स में की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इन ट्रांजैक्शंस को ऑथेंटिकेट करें, और इसकी जगह पे
डिड वी मिस समथिंग? नहीं, चलो ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या रहेगा कि एक वैलिडेटर जो है उसको रैंडमली असाइन कर दिया जाएगा एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम का यूज़ करके फ्रॉम अ पूल ऑफ पीपल। तो अब क्या होगा कि मतलब कई सारे जो लोग हैं उनको अपने 32 इथीरियम टोकन्स लगा के अपना स्टेक बाय करना पड़ेगा, ठीक है। अपने मतलब कॉइन्स आपको स्टेक पे लगाने होंगे और उसमें से फिर एक पर्टिकुलर एक एल्गोरिदम से एक रैंडमली वैलिडेटर को चूज किया जाएगा और इससे क्या होगा कि पूरी तरीके से माइनिंग की नीड खत्म हो जाएगी। तो ये ऐसे टाइम पे आ रहा है मर्ज जब मतलब वो ऑटोमेटिकली फिर वैलिडेटर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप ये समझ गए, जो कि फिर ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करेगा। तो ये जो मर्ज है ये ऐसे टाइम पे आ रहा है जब रेगुलेटरी स्क्रूटनी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर काफ़ी बड़ी हुई है और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इससे जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे एथेरियम नेटवर्क से वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। फाइन। और ये एनवायरमेंटली कॉन्शियस भी है क्योंकि 99% अभी तक वो जो कंज्यूम होती थी वो उतनी कम हो जाएगी। और जो कई सारे एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसीज के जैसे NFTs और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ये इथेरियम नेटवर्क पे ही बेस्ड हैं, तो इसके काफ़ी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। NFTs क्या है? नॉन फंजिबल टोकन्स, और DFI यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी जो मैंने आपको बताया कि ऐसा मतलब वो ट्रांजेक्शन्स करना जो कि डिसेंट्रलाइज्ड रहे। नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो एक्चुअली में क्या है कि किसी भी चीज़ को आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो जो कि नॉन फंजिबल टोकन का काम करेगा। तो कुछ भी हो सकता है, ड्राइंग, फोटोज, वीडियोस, GIFs, म्यूजिक, सेल्फीज और एक ट्वीट को भी आप एक नॉन फंजिबल टोकन में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर आप उसकी ट्रेडिंग कर सकते हो ऑनलाइन यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। तो NFTs नॉन फंजिबल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक NFT दूसरे NFT के बराबर नहीं होता, एक टोकन दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो नॉन फंजिबल का मतलब ही होता है कि म्यूचुअली इंटरचेंजेबल नहीं है, आप इनको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर जो म्यूजिक का टोकन है वो ऑब्वियस बात है फोटो या सेल्फी के टोकन के बराबर नहीं हो सकता है। हर आर्ट डिफरेंट है, इसलिए ये नॉन फंजिबल है और यूनिक रहता है। फाइन। अब इसमें जो इनके को फाउंडर एथेरियम के उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया है कि इस नेटवर्क पे और आगे अपग्रेड्स आएंगे जिसके नाम भी दिए हैं सर्ज, वर्ज, पर्ज और स्प्लर्ज। तो मर्ज के बाद आ रहे हैं ये सारे, इसलिए इन्होंने ये पूरा राइमिंग बनाया है। तो इनके मैं आपको मतलब भी बता देती हूँ जल्दी जल्दी। तो सर्ज का मतलब है एथेरियम शार्डिंग। इसमें क्या होगा कि जो ट्रांजेक्शन्स होंगे नेटवर्क पे वो बहुत तेजी से होंगे। शार्डिंग का मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन्स को डिवाइड कर देना अक्रॉस सेवरल डिफरेंट चेन। देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है UPSC में, ठीक है। इसलिए ये सब आपको चीजें बताई जा रही। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ भी टर्म्स वगैरह कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो ट्रांजैक्शंस को जब डिवाइड कर देते हो आप अलग अलग चेन्स में ताकि उससे फीस भी कम हो जाए और ट्रांजैक्शन की स्पीड बढ़ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शार्डिंग। ये होगा सर्ज में, ठीक है। तो सर्ज में मतलब इन्होंने कहा 10,000 ट्रांजैक्शन हो जाएंगे एक सेकंड में, खैर इसको छोड़ो। फिर वर्ज है। वर्ज में इन्होंने कहा है कि इसमें वर्किल ट्रीज और स्टेटलेस क्लाइंट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसमें यूजर्स को अलाउ किया जाएगा ताकि वो वैलिडेटर बने और उनको अपनी मशीन्स पे बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वर्ज में होगा कि डेटा स्टोर नहीं करना पड़ेगा। पर्ज क्या है? मतलब कि ओल्ड नेटवर्क हिस्ट्री को पर्ज करना, ठीक है। तो यानी कि जो आपका स्पेस वगैरह आपको अपने हार्ड ड्राइव पे होना चाहिए उसको आप कम कर दोगे, ठीक है। तो पुराने नेटवर्क हिस्ट्री को आप ऐसे ही उसको यूज़ कर पाओगे। स्प्लर्ज क्या है? सो इसको कहा है द फन स्टफ, और इसमें इसका क्या रहेगा सिग्निफिकेंस? मेकिंग श्योर कि जो नेटवर्क है वो स्मूथली रन करे और जो भी आगे प्रोटोकॉल वो अपडेट्स आते हैं वो टू द प्रोटोकॉल इन द प्रीवियस सेक्शंस, तो उसकी वजह से कोई भी इश्यूज ना आए, ठीक है। तो ये टर्म्स आप याद कर सकते हैं। लास्ट टर्म पे आते हैं NLEM, दैट इज नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो अभी 2022 में ये लिस्ट अभी रिलीज की है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। याद रखना कौन रिलीज करता है? हेल्थ मिनिस्ट्री रिलीज करती है। 7 साल के बाद में इसको रिवाइज किया गया है और इसमें कुछ कैंसर ड्रग्स, डायबिटीज ड्रग्स और अंडर पेटेंट वाले भी कुछ ड्रग्स को इन्वॉल्व किया गया है जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी।
तो अब ये जो लिस्ट है इसमें ऐसी मेडिसिन हैं जो कि प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स को एड्रेस करने की, जो ज़्यादातर लोगों को मतलब इफेक्ट कर रही हैं बीमारियां, ऐसी हेल्थ केयर को एड्रेस करने के लिए मेडिसिन रहती हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में। और ये जो ड्रग्स इंक्लूडेड रहते हैं ये ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट माने जाते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहते हैं, मतलब दे आर बेस्ट एंड दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। और इस वजह से कि है ना, ये जो लिस्ट है इसमें हमेशा जेनेरिक्स का इंक्लूजन रहता है, यानी कि इसमें पैरासिटामोल इंक्लूडेड रहेगी कि पैरासिटामोल इज गुड फॉर फीवर, इट इज द बेस्ट फॉर फीवर। तो इसमें क्रोसिन के नाम से नहीं रहेगी, ये जेनेरिक मेडिसिन यानी कि पैरासिटामोल ड्रग के नाम से रहेगी, ठीक है। और इसमें लिस्ट में ज्यादातर ऐसी मेडिसिन रहती हैं जो कि गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम का भी हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो कंट्री का टीबी ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके लिए बेडाक्विलिन नाम का एक ड्रग है टीबी के लिए यूज किया जाता है, उसको इस साल 2022 में इंक्लूड किया गया है। और ये जो NLEM है ये WHO के एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अकॉर्डिंग ही इसको फ्रेम किया जाता है। इंडिया की पहली लिस्ट 1996 में आई थी, उसके बाद इसको 4 बार मॉडिफाई किया जा चुका है, 2003, 11, 15 और अब 7 साल बाद 2022 में इसको किया जा रहा है। और जो रिविजन्स किए जाते हैं ये डिजीजेस का बदलते प्रोफाइल को देख के, नए ड्रग्स कौन से आए मार्केट में, और अगर कोई ड्रग पुराना हो गया है या फिर उसको बैन कर दिया गया है ग्लोबल लेवल पे भी, उसके हिसाब से और नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और जो लिस्ट है उसमें एक फ्रेमवर्क रहता है कि मेडिसिन को आप कैसे प्रोक्योर कर सकते हो गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज में। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि जो एसेंशियल मेडिसिन हैं वो सारे हेल्थ केयर सेंटर्स पे अवेलेबल होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ केयर। तो इसमें क्या होता है कि ड्रग्स है ना ऐसे अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, PS या T, यानी वो प्राइमरी हेल्थ केयर में होना चाहिए, सेकेंडरी में या टर्शरी में होना चाहिए, ठीक है। और इससे है ना हॉस्पिटल जो है वो अपनी ड्रग पॉलिसीज भी क्रिएट कर सकते हैं एज पर कि मतलब कौन सी दवाई यूज करनी है। और अभी जैसे NLEM है उसने कई सारे एंटीबायोटिक्स को स्विच कर दिया है क्योंकि अभी रेजिस्टेंस पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक मेरोपिनम को भी लिस्ट में इन्होंने डाल दिया है, ठीक है ना। तो आपको पता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ना। और अब NLEM जो है वो मेडिसिन को अफोर्डेबल कैसे बनाता है, तो गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो प्राइसेस को रेगुलेट कर सकते हैं कुछ मेडिसिन के जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, और ये किया जाता है थ्रू ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर, फाइन। और NLEM जो है ये प्राइमरी बेसिस होता है ये कंसिडर करने के लिए कि कौन सा ड्रग एसेंशियल है और किसके प्राइसेस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। और जो प्राइसेस मतलब ऐसे ड्रग्स हैं जो कि NLEM में नहीं है उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू द सेम ऑर्डर, दैट इज ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर। एक बार अगर कोई ड्रग NLEM में आ जाता है तो उसके प्राइसेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और कंपनीज खुद उसके प्राइस को चेंज नहीं कर सकती है। और लिस्ट के बेसिस पे NPPA यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करती है कि सीलिंग प्राइसेस क्या रहेंगे और उसके ऊपर प्राइसेस नहीं बढ़ाए जा सकते। आपके लिए एक क्वेश्चन और है, NPPA का आपको मुझे बताना है कि ये कब बनी थी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है। और इसको मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, फाइन। तो ये जो सीलिंग प्राइस डिसाइड कर देंगे उसके ऊपर कंपनीज उसको नहीं बढ़ा सकती हैं, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से उसका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और अनरीजनेबली यानी कि उसको नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो अब इस बार क्या मेन एडिशंस हुए हैं, तो 4 कैंसर मेडिसिन हैं, बेंडामस्टीन हाइड्रोक्लोराइड और इरिनोटेकेन। आप यहाँ से ना इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये वाली जैसे है ये ब्लड और लिम्फ कैंसर के लिए है। देन इरिनोटेकेन, HCl ट्राईहाइड्रेट, यू शुड नो द नेम्स बिकॉज कुछ ही एडिशंस हैं, तो ये इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है प्री में कि ये पर्टिकुलर ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ये, एक स्टेटमेंट दे देगा, फिर दूसरा देगा कि ये NLEM में इंक्लूडेड है, इस तरीके से फिर बोल देगा 1 या 2 या बोथ या नन, ठीक है। फिर लेनालिडोमाइड जो है वो भी कई कैंसर्स में यूज होता है, ल्यूप्रोलाइड एसीटेट, दिस इज यूज फॉर प्रोस्टेट कैंसर। और इसके अलावा नए क्लास ऑफ ड्रग्स भी हैं जो कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट में यूज़ किए जाते हैं, जैसे टेनिलिग्लिप्टिन एंड इंसुलिन ग्लार्जिन। ओके, आई एम वेरी बैड एट प्रोनाउंसिंग दीज मेडिसिन नेम। और रोटा वायरस को भी अभी इंक्लूड कर लिया गया है जो कि वैसे भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है गवर्नमेंट के। और 4 ड्रग्स ऐसे हैं जो कि अभी अंडर पेटेंट है, तो उसमें जैसे टीबी के लिए बेटाक्विलिन आपको बताया था और डेलामिनेट, उसके बाद में HIV के लिए डोल्यूटग्रेविर एंड हेपेटाइटिस C के लिए डेक्लाटसविर। तो ये सब जो है ये कायदे से ये बीमारियां TB, HIV, हेपेटाइटिस C ये गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स का ही
पार्ट है। फाइन, तो अब देखो एक चीज़ आती है कि क्या पेटेंटेड ड्रग्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं। तो कमेटी और स्टेक होल्डर्स और मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है कि पेटेंटेड ड्रग्स भी एनएलईएम के पार्ट हो सकते हैं अगर वो एनएलईएम का क्राइटेरिया फुलफिल करें। और क्राइटेरिया क्या है, उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, एफिकेसी होनी चाहिए एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज़रूरी है उस मेडिसिन में। तो अगर ये फैक्टर्स हैं और ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वो पेटेंटेड ड्रग्स भी हो सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम यहाँ पे, हाँ एक थेरेपी वाले भी कुछ बताएं कि थेरेपीज भी इंक्लूड किया, निकोटीन एंड ओपियोइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, जबकि अभी तक कोई थेरेपी वाली कैटेगरी नहीं थी। ठीक है, एमसीक्यूज पे आते हैं। तो पहला एमसीक्यू है व्हाट इज Cas9 प्रोटीन, जो कि न्यूज में मेंशन किया जाता है। तो ये 2019 में यूपीएससी पूछ चुका है। ऑप्शन है मोलिकुलर सिजर्स टारगेटेड यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, बायोसेंसर है जो कि एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस में यूज होता है, एक जीन है जो कि प्लांट्स को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाता है, या फिर हर्बिसाइडल सब्सटेंस है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में सिंथेसाइज्ड रहता है। सेकेंड एमसीक्यू, आपको ये स्टेटमेंट्स कंसिडर करने और क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो ड्राफ्ट 301A या फिर मुंशी अयंगर प्रपोजल 1949 का जो था उसने डिक्लेयर किया था कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी यूनियन की। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 343 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट आस्क्ड फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन अ वे इट कुड सर्व एज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। बताना है कौन सा सही है, 1, 2, बोथ या नन। थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है एथीरियम डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि उसको बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट है सर्च का मतलब होता है एडिशन ऑफ एथीरियम शार्डिंग, जिससे जो ट्रांजैक्शंस होंगे नेटवर्क पे वो तेज हो जाएंगे। एथीरियम, थर्ड स्टेटमेंट है एथीरियम मर्ज जो है वो क्रिप्टो माइनर्स और जैगेंटिक फार्म्स, माइनिंग फार्म्स की नीड को हटा देगा जो कि पहले ब्लॉकचेन में चल रहा था अंडर द मैकेनिज्म कॉल्ड प्रूफ ऑफ स्टेक। और फोर्थ स्टेटमेंट है, एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है अबाउट इथीरियम मर्ज वो ये है कि इससे जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो बहुत सिक्योर हो जाएंगे। लास्ट एमसीक्यू है कि इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है विद रिस्पेक्ट टू एनएलईएम। तो पहला स्टेटमेंट है एनएलईएम जो है वो प्राइमरी बेसिस है किसी ड्रग को कंसिडर करने के लिए, एसेंशियल और उसके प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट है एक बार कोई ड्रग इंक्लूड हो जाए एनएलईएम में तो उसके प्राइसेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और कंपनी चेंज नहीं कर सकती है। थर्ड स्टेटमेंट है पेट्रोलियम जेली और ब्लीचिंग पाउडर जो है उनको हटा दिया गया है एनएलईएम लिस्ट 2022 से। और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, आंसर्स आपने लिख लिए होंगे, मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही रहे हैं। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।